कमीने ज़लील, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। आपकी आवाज़ माशाल्लाह, आपकी शक्ल तो खैर रहने दे, मगर जिंदगी के सारे फैसलों को जिस तरह से करने की कोशिश कर, मतलब मुंह से योगा कर रहे थे आप। रीवा, आज तो तेने चुप के लाई है। हुमायूं सईद, बस कर, आराम ना, चुप के ला जाएगा तेनू। आपकी जिंदगी में आई मौला जट, सब मर गए, आप नहीं मरे। मैं सारे मारन आया था। प्यार वाली भाई असा पे गल लाई, अगो मैनू शेर नहीं आंदे, मैं की करा जानी, अज साडे मान वाला प्यार टुटिया, मेरिया ने दिल दा करार लुटिया। नाउ मेरी हाउस अगले हफ्ते तुसी मैनू देख रहे हो एक्सक्यूज मी दे विच बट जी दे नाल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है। वेलकम टू अनदर एपिसोड। ख़वातीन हज़रात, आज की हमारी शख्सियत है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। विलन क्या होता है? विलन एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो ना हो तो हीरो की औकात टके की भी नहीं होती। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, जितने भी आइकॉनिक हीरोज़ रहे हैं वो इसलिए रहे हैं क्योंकि आइकॉनिक विलन उनके सामने होता है। एंड नॉर्मली अ विलन इज़ लार्जर देन लाइफ। विलन पावर देता है हीरो को, और अगर वो पावर हीरो को ना मिले तो हीरो बेचारा बस विलन की मौजें भी होती हैं। अक्सर होता है कि विलन हीरोइन के साथ वो सब कुछ कर जाता है जो हीरो कभी कर भी नहीं सकता। कमीने ज़लील, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, हरामज़ादे, ये सब इनकी तारीफ में आती हैं चीज़ें। लोग इनको 10,000 नामों से जानते हैं, लेकिन हम इनको एक ही नाम से जानते हैं, द मैन विद 1,000 फेसेस। प्लीज वेलकम नय्यर एजाज। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, इतना कुछ कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो मैंने वो भी नहीं कहा, तेरी नय्यर भाई, थैंक यू सो मच, आप आए। वेलकम वेलकम। क्या बात है। एक तो मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आप जानते हैं ये। आपकी आवाज़ माशाल्लाह, आपकी शक्ल तो खैर रहने दे, मगर अल्लाह ने जिस तरह आपको नवाजा है, तो विलन की कितनी मौजें होती हैं। ये मतलब जब आपको आता है कि यार अच्छा है कि, क्योंकि जाहिर बात है 90% आपने विलन का विलन कहते हैं, देखिए हालांकि लोग ये नहीं जानते कि आप एक अदाकार कमाल के मेथड एक्टर हैं। पॉजिटिव रोल भी बहुत किया, कॉमेडी भी बहुत की, लेकिन जाहिर बात है उसकी वजह ये है अहमद साहब के मुआशरा जो है उसमें नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा है कि पॉजिटिविटी दब जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। और इसी तरह फिल्म का ही होता है कि जब तक विलन उतना पावरफुल हो के नहीं आएगा तो फिर हीरो बेचारा भी कुछ नहीं होगा, हीरोइन भी कुछ नहीं होगा। विलन इतना पावरफुल होता है कि वो जुल्म करता है, तो फिर उसके खिलाफ जब वो जहाद करता है हीरो, तो वो बिल्कुल, क्योंकि वो उसी की पावर ले रहा होता है, उसकी पावर ले रहा है। आपको अट्रैक्शन नेगेटिव कैरेक्टर्स में ज़्यादा होती है, आपको लगता है कि मार्जिन मेरे पास ज़्यादा है? हाँ, नेगेटिव में मार्जिन बहुत ज़्यादा एक तो आपको मिलता है, दूसरा मार्जिन बनाने वाला एक्टर उसमें और मार्जिन डाल लेता है। वरना आप बहुत अच्छा रोल किसी भी एक्टर से करा ले, वो उतना क्लिक नहीं हो पाता जो उस कैरेक्टर के अंदर उतनी अच्छी आउटपुट ना डाल सके, तो वो कैरेक्टर बैठ जाएगा। अगर उतनी अच्छी आउटपुट डल गई तो फिर वो कैरेक्टर बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। फिल्म का एवोल्यूशन देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पहले विलन होता था जो कि लेदर की जीन्स पहन के, सिल्वर चमकीले पहन के बिश्मा बिश्मा बिश्मा, और हमेशा उसका गेटअप होता था। चीमा साहब ने भी ऐसे सब मुंह तो तोड़ लिया, मतलब वो ब्लॉन्ड बाल पहन लिया। हमेशा विलन को ना एक आप कॉमिक मार्जिन लाइन के ऊपर रखते थे कि यार एने, हालांकि असल में विलन तो इस तरह का होता नहीं। फिर एवोल्यूशन आई कि जिसमें विलन जो है वो फिजिकली बड़ा लगने शुरू हो गया कि जी डंड शंड निकाले, ये वो अख टूटी है वो। अब हम इस ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहाँ हम विलन को ब्लर कर दिया हमने रियलिटी में, कि हर बंदा विलन हो सकता, विलन हो सकता, हीरो होता है। हाँ, हर बंदे के अंदर एक विलन होता है। कि हीरो के अंदर भी कई होते हैं जिसमें एंटी हीरोज होते हैं और वो ट्रेट आता है। ये पूरी एवोल्यूशन आपने देखी हुई है। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस क्या आता है। आप इंस्पिरेशन जब किसी कैरेक्टर की ले रहे होते हैं, फिजिकलिटी के ऊपर ज़्यादा देखते हैं, टोन के ऊपर ज़्यादा देखते हैं,
या आप देखते हैं कि अच्छा यार इसके हालात क्या हैं, कि नॉर्मेलिटी के अंदर ये विलन आ रहा है, मतलब किस तरह आप उसको गेज करते हैं? मैं अहमद, लोगों की जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो मेरे पास बहुत ज़्यादा होती है। मैं हर आदमी को बड़ा कीन ऑब्जर्व करता हूँ। आप जब रोड पे जा रहे होते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं, एकदम आपके सामने एक ऐसा यूनिक सा आदमी आ जाएगा कि आप कहते हैं यार ये एक ही चीज़ है। और वो जब बोलता है और वो जो उसका फेस और उसकी चीज़ें बनती हैं, तो उसको मैं बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता हूँ कि यार इसको मैंने कैसे करना है। जैसे मैंने अभी एक सेवक फिल्म थी, हिंदू का रोल किया था। हाँ, उसमें मेरा गेटअप कोई नहीं था, नॉर्मल सा मैंने वो किया था, लेकिन उसकी ये थी कि वो ये सारी उसकी मूवमेंट थी सारी, ये जो मुस्लिम है ये जिंदगी के सारे फैसलों को जिस तरह से करने की कोशिश करते, मतलब मुंह से योगा कर रहे थे आप? हाँ आप इसको ऐसे समझ ले, मुझे होगा। अच्छा, ये ओरिजिनल मैंने एक क्लिप देखा टिकटॉक पे, एक उन्हीं के मुल्क का एक वो था पॉलिटिशियन था, वो इस तरह बात कर रहा था। हाँ, वो मुझे इतना लड़ा कि मैं मिरर के आगे बैठ के मैंने ये सारी ट्राई की, तो वो फिर मैंने फिजिकलिटी वहां से, हाँ आवाज ली। उसके बाद जैसे मैंने घबराना नहीं में एक विलन किया, जो विलन नहीं वो उसकी एक रोमांटिक, जो उसके अंदर एक रोमांस है, वो उसको हम लोगों ने क्रिएट किया था घबराना नहीं में। अच्छा, एक साहब का नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है, वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह माफ़ करे। उनके पास में हम लोग जब भी जाते थे तो यार मैंने एक दो दफा नोट किया कि यार ये हंसते हंसते कुछ थोड़ा सा क्रॉस होता है, ये आदमी नॉर्मल है, ये एकदम एबनॉर्मल कैसे होता है। तो मतलब वो ऐसे बातें कर रहे हैं, यार मतलब नहीं यार, इधर गए उधर गए उधर गए और यार फिर अच्छा वो एक दफा तो बैठ कर यार ये एम ही कर रहे हैं, मतलब वो बेचारा फिका जो एक्टर है, तो ये अपने आप ਨੂੰ आर्टिस्ट बनाने वास्ते हरकत कर रहे हैं। लेकिन वो एक दिन जब बैठ के खाना खाया और मैंने उसको टोटल ऑब्जर्व किया, तो वो सारा वो यही कर रहा है। कभी कभी आके ऑफ बीट वो बिल्कुल अलग सा आदमी हो जाता। तो फिर मैंने घबराना नहीं में उसको वो किया था कि ये एकदम, तो वो मतलब उस पे एक फेज आया, उसने उंगली काटी, ये गया उंगली ढलाल और एकदम नॉर्मल हो गया। अब की बार अगर तुम मुझे अदालत में बुलाओगे, क्या बात, तो पेश ये होगा है, क्या बात है। मतलब ये मेरे नज़दीक अहमद, जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि ये जो हम लोग एक इस्तेलाह माठा एक्टर है, बुरा एक्टर, ना 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 ना, एक्टर सब ठीक है, जिसका ऑब्जर्वेशन लेवल स्ट्रांग होगा वो मजबूत हो जाएगा, वो दूसरे से अलग हो जाएगा। इसलिए कि वो जो एक एक्टर है वो उतनी ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा, एक एक्टर है जिसकी इतनी ऑब्जर्वेशन है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से माइल्ड करता है, वो कैरेक्टर को अपने हिसाब से बनाता है, तो वो डिफरेंट है। जैसे दिलीप साहब ने का, मैंने एक टिकटॉक पे वो पुराना उनका इंटरव्यू चल रहा है, उसने कहा जी यार आप मुझे दी ग्रेट कह रहे हैं, यार जिस मुल्क में कमल हसन है वहाँ मैं कैसे दी ग्रेट हो सकता। अरे वाह, क्या बात, ये तो उनका बड़ापन हुआ, बड़ापन। और वो कमल हसन ये है कि जब 100 साल इंडियन इंडस्ट्री को हो गए, तो वो चेन्नई से आए दिलीप साहब के पास, जब वो इतने सेंसेस में भी नहीं थे, उनको चादर पहनाने, उनको मेडल देने कि जनाब ये वो आदमी है जिसको देख देख के हमने काम सीखा और हम आज इस मकाम पे खड़े हुए। थोड़ा सा पीछे आते हैं, कोयटा में आपकी पैदाइश हुई, बिल्कुल, और हाँ क्या खूबसूरत, और कोयटा से लाहौर आप बड़ी अर्ली एज में आ गए थे मैट्रिक करने यहाँ। मेरे चूंकि बड़े भाई यहीं थे, फिर सलामत अली साहब जो आजकल माशाल्लाह अमेरिका में, वो भी लाहौर में आ गए थे। अच्छा, तो फिर मैं ना थोड़ा सा लाडा बच्चा था अपनी फैमिली का, तो मैं फिर अपने भाइयों के पास आ गया और यहाँ आके मैंने क्रिकेट खेलने शुरू कर दी। और फिर उस टाइम पे क्या ड्रीम्स थी कि यार उस वक्त मैं एक जिगजैग सा बच्चा था जो ये सोचता था कि यार हम 11 बहन भाई हैं, माशाल्लाह, और अब तो काफ़ी बेचारे फौत हो गए हैं, बीच में हम थोड़े ही रह गए। तो मैं सोचता था यार इतने बहन भाई हैं हम, और ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो किस तरह होगा, कैसे करेंगे हम ये सब कुछ। लेकिन जो मेरे वालिद साहब थे वो रेडियो पाकिस्तान में म्यूज़िक के प्रोड्यूसर थे, और वो 18वें ग्रेड में रिटायर हुए थे। अच्छा, और मेरे वालिद साहब हम मेरे बहन भाइयों को, बड़ों को लेकर निकल गए, वो जाकर कोयटा में हम चले गए। तो फिर आपको पता है पहाड़ों में आपको सख्त किस्म की तरबियत आपको होती है, आपका ये इन चीज़ों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आज भी मुझे ये जो लैंग्वेज बोली जाती है,
इसकी मुझे कोई सेंस नहीं है, ना मुझे आती है। अच्छा, हाँ, ना ओके। ना जुगत मुझे उस तरह मुझसे कभी एक्सपेक्ट मगर हाँ, क्योंकि आपका पंजाबी पूरा ओरा पंजाबी है ना। हाँ है, मैं हूँ, मतलब मैं वहाँ भी मैं सबके साथ पंजाबी में बात करता था, तासुब में नहीं, बस मैं बोलता ही पंजाबी हूँ। यहाँ भी मैं ज़्यादा पंजाबी में बात करता हूँ, उर्दू बहुत कम बोलता, हालांकि मेरी उर्दू शुरू से हमारी अच्छी उर्दू है। और आपको मतलब लोग कहते हैं कि शक्ल देख के नहीं, आपको तो आवाज़ देख के कास्ट किया गया था कि किसी ने एकदम सुना यार ये आवाज़ किसकी हाँ, है? मैं हमारे अपने भाइयों की तरह है, आरको मेंसवेयर कोयटा में बड़ा मशहूर है, वहाँ मैं खड़ा था, बात कर रहा था, तो वहाँ मुझे तारिक महराज साहब ने सुना, उन्होंने कहा अरे रेडियो कर दे, और अगर नहीं यार लौरो आया क्रिकेट खेलता है, कोई एक्टिंग ना ताल्लुक नहीं, नहीं यार अगर करना चाहे तो दसो। तो फिर उन्होंने मुझे जो पहला रोल करवाया था वो था एक हकीम का रोल था। अच्छा, और जब मैंने वो हकीम के रोल की लाइनें बोली, वो ऑनर गया, तो वो कोयटा में जैसे होगा वो क्या आवाज़ है इसकी, और मैंने कोई नहीं अकल भी नहीं सी। फिर मुझे नजमा महबूब साहबा के साथ यंग टू ओल्ड कैरेक्टर में खास किया, सरदार का रोल था। हाँ, और वहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर आपको पता है कि जी लाहौर में बचपन गुजारा हुआ, जब कोयटा जाता है तो फिर उधर तो 4 मोहल्ले हैं, बस ख़त्म। उसके बाद आप तो देख रहे होते कितने पास गया मैं, तो वो फिर टाइम पास करने के लिए मैंने ये कर लिया। फिर मैंने वहाँ से बीए किया और जॉब शुरू की, 9 साल तक मैंने वफाकी हुकूमत में जॉब की। और उसके बाद जब लाहौर आया और मुझे पहली फिल्म मिली शर्त मिटे बबू बराल साहब की, जो उन्होंने तायसर रबीन नबील इन लोगों की तवज्जो से मुझे कॉल की और मैं आ गया काम करने। ये एक बड़ा गैंग था, और ऊपर से आपका तो एक वो 3 स्टूजेस वाला भी था कि जी नसीम, विकी, नबील और आप रूममेट्स थे। हम लोग रूममेट्स थे। एक तो मतलब ये जवान बंदे, और उस टाइम पे ये सब अपने वो कहते नहीं कि अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो दौर इतना अच्छा था अहमद साहब के, ना भूख की परवाह होती थी, ना इतना कि जी पैसे हैं या नहीं, सिर्फ इतना होता था कि यार पिछले अनु पालना है, तो उनके लिए पैसे होने बहुत ज़रूरी है। और ऐसा होता था कि हम लोग, मैं नबील और के साथ ये होता था कि यार एक फिल्म रोज़ हमने अंग्रेजी देखनी है रात को। अच्छा, फिल्म भी देख, हाँ फिल्म देखनी है। अयाश मेंटालिटी थी कि नहीं पिक्चर देखनी है ज़रूर। लेकिन अयाश मेंटालिटी में ये थी कि ना हम सिगरेट पीते थे, ना हमारा कोई और शौक था। नहीं तो फिर पैसे कहाँ से, मतलब घर भी भेज रहे हैं और इतना काम भी नहीं तो हो ये रहा। जो नहीं, काम तो धड़ाधड़ था। अच्छा, काम हो रहा था। जब मैं आया था, पहली फिल्म करने आया था, तो 15 फिल्में मुझे साइन हुई थी। अरे वाह, वो भी हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ गया। तो उतना था, और उस वक्त में महंगाई भी नहीं थी। आप देखो शादमान से रिक्शे पे जब जाते थे तो 25 रुपए लगते थे। अरे क्या बात, ठीक हो गया। 200 रुपया कन्वेंस मिलती थी। वाह वाह, ठीक हो गया। तो वो कन्वेंस खर्चा चला देती, वो तो पूरा हो गया। वो तो कोई मसला नहीं होता था। फिर वो एक जो इंस्टॉलमेंट मिलती थी, वो जोड़ जाड़ के भेज देते थे, तरीके करते थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि सबसे पहले मैंने ये 6 बेड का घर मैंने ले लिया था। हाँ, क्योंकि इस गैंग के अंदर सबसे पहले आप जरा थे, क्योंकि नसीम भाई ने आपके पैसे भी काफ़ी देने हैं। नहीं, काफ़ी उधार लिया होगा। नहीं यार, नसीम हमारे साथ बहुत प्यार करता था, और उसने बड़ा, हम लोग का यार इस तरह था कि जब फिल्में बन रही होती थी तो रोज़े रखते थे, तो रमज़ान पाक में शूटिंग बहुत होती थी, और मैं कोयटा ईद करने जा नहीं सकता था। तो फिर नबील के साथ उसने मुझे पिक करना रात को लेट नाइट, फिर हम दोनों ने फैसलाबाद जाना। एक थिएटर कर रहा है, एक फिल्म कर रहा है, एक टेलीविजन कर रहा है, मगर सारे रहे एक साथ रहे। और क्या मतलब दौर गुजरा हो। ऐसा होता था अहमद भाई कि हम लोग ने रोज़ा अफ्तार करना, उसके बाद हम लोगों ने गप्पे शप्पे मारने के बाद फिल्म लानी, फिल्म देखनी, कि यार सुबह रोज़ा रख के फजर दी नमाज पढ़ के सोआ। तो ये होता था कि हम लोगों ने रोज़ा रखा, फिल्म देखी, रोज़ा रखा, फजर की नमाज पढ़ी, सो गए। दौड़ दरवाज़ा खटखटा, हम लोग डर के तीनों उठे, कौन है भाई दरवाज़ा को? ओ भाई रोज़ा अफ्तार हो गया, जल्द रफ्तार तो कर लो, सुते हुए हैं कोई पता नहीं। और ये था कि काम नहीं है ना, मतलब शूट नहीं है, तो हम लोग सोए हुए हैं। और ज़्यादातर नाइट में शूट होती थी, वो रोज़ा अफ्तार की तैयारी की, भाग गए, कामों को निकल गए, वो थिएटर करने में उधर चला गया, नब्बो अपना कहीं चला गया। तो इस तरह हम लोगों ने ज़िंदगी बड़े प्यार और सुकून से गुजारी। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपको जिस अब इतनी मोहब्बत मिलती है, पहले तो आपको अल्लाह माफ बड़े धोखे, बड़े प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस ये था कि मैं जब कोयटा में था तो मुझे एक दिन
मेरे ऑफिस के नंबर पे कॉल आई शहजाद रफ़ीक ये हम बात कर रहे हैं अर्ली 90s की। जी बिल्कुल, शहजाद रफ़ीक साहब की कॉल आई कि जी मैं शहजाद रफ़ीक हूँ और मुझे मद्रास स्कूल ऑफ थॉट बड़ा पसंद है और आप उस तरह के आर्टिस्ट हैं और ये है वो है, एक फिल्म बन रही है शिकारन, उसमें हम आपको कास्ट करना चाहते हैं तो कर। अच्छा जी ठीक है बिल्कुल, मैं जॉब करता हूँ तो इस तरह छुट्टी लेके फिर मैं आऊँगा। तो इतने में मुझे मिल गई फिल्म बब्बू साहब की शर्तियाँ मिठे। हाँ। अच्छा होता ये था कि जी मेरे को पता चलता था कि जी लक्ष्मी चौक की काफ़ी जो दीवारें हैं उनमें नूर साहब की फिल्मों में आपका नाम लिखा हुआ है, नैयर जा नैयर जा नैयर जा। है मतलब और आपकी नूर साहब से मुलाकात तो नहीं हुई? नहीं मुलाकात कोई, मगर नाम लिखा हुआ नहीं, नाम लिखा हुआ है, कभी हम उसको कास्ट कर रहे हैं, मैं लाहौर आया, बड़े अच्छी तरह वो भी मिले सब कुछ, लेकिन काम नहीं। मतलब नूर साहब ने ना ला लिया, कम नहीं देता। काम नहीं है। अच्छा मैं इस बात को नेगेटिव कभी भी नहीं लेता। हाँ ठीक है। उसकी वजह ये है अहमद भाई, अगर आपको कहीं रुकना होगा तो फिर आपको कोई एक आदमी मिल जाएगा, वो आपको अच्छा बुरा कराता रहेगा। हाँ। लेकिन जब अल्लाह ने आपको आगे ले जाना होता है तो फिर ये सारे हर्डल्स वो खुद ही हटा देता है। बेशक। ये कोई हर्डल्स नहीं होते, ठीक है जी। वो होता ही है, हमारी शोबिज़ में जो प्रॉब्लम होती है वही होती है कि जब किसी स्ट्रगल के बाद किसी को ताकत मिल जाती है ना, तो वो ये समझने लग पड़ता है कि वो फॉरएवर ताकतवर है, जबकि उसको पता नहीं होता है कि ये ताकत टाइम बीइंग है। टाइम खत्म तो आप भी खत्म। देखिए जी, सदा बादशाहत ऊपर है अल्लाह की। ये तो आप कुछ देर के लिए बनते हैं, उसके बाद अगला लाइन में खड़ा है आपको हटाने के लिए वो आ जाएगा, अच्छा काम करेगा, आपको क्रॉस करके निकल जाएगा, खत्म, कोई मसला नहीं। मगर फिल्म इंडस्ट्री जो स्टार्टिंग वाली थी, और आपने वो दौर देखा है जहां आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किया। हाँ करना पड़ता है ना जानी। देखो ना, एक टाइम ऐसा था कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ गुंडे आ गए, गन लेकर आ गए, गनों में काम कर रहे हैं। आप यकीन करो कि मैं जब सुबह उठता था तो मैं हंसता था, मैं या अल्लाह असी तो इज्जत दी रोटी मैं मांगना हुआ, लेकिन रोज एक बेइज्जत होकर रोटी आ रही है कि स्टूडियो में घुसे हैं तो किसी स्पॉट वाई को थप्पड़ पड़ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो वहाँ काम वाम क्या था? इसमें गलती क्या थी? क्योंकि जो हमारे पास एकदम, जिसको हम लोग कहते हैं कि जी ये गुज्जर मूवमेंट आई थी, हर फिल्म गुज्जर के ऊपर बन रही है, गुज्जर दखड़ा, गुज्जर ये वो से, इसमें गलती किसकी थी? मतलब आपको लगता है कि, क्योंकि देखें एक टाइम वो भी था कि उर्दू सिनेमा हमारा था और पंजाबी बड़ा खूबसूरत सिनेमा होता था, लिखाई होती थी और ये, मगर उसके बाद वो वाला टाइम आ गया कि जिसमें टेडी शिफ्टें भी आना शुरू हो गई। राही साहब ने भी वाला काम किया, शान ने भी वाला हम सब ने किया। सुबह आते थे और 6-6 7-7 शूटिंगें करते थे। वो ये था कि जो हम लोग एक इंडस्ट्री का ख्वाब लेके जब आए थे कि यार इंडस्ट्री में तो पजामा कुर्ता लोग पहन के जाते हैं, कोई बैठ के नफीस बातें करते हैं, वो इधर आके पता चला कि दरे हैं तो डंडे हैं तो गालियाँ हैं तो मार है तो पीट है तो बकवास है, उसमें फिर आपको रिस्क भी कमाना है। तो बस दुआ ये होती थी कि या अल्लाह करम कर दे, या अल्लाह रहम कर दे। अच्छा फिर वो फिल्मों का नुकसान क्या होता था कि आपका बाटा रेट फिक्स हो गया था। अगर तानू एक जगह तो 1 रुपया लप गया, उन्होंने 1 रुपया ही देना है, बल्कि 12 आने देने ने। वो एक दफ़ा बड़ा मजा आया जब इंडस्ट्री खत्म हो गई, हम सारे इकट्ठे बैठे हुए थे जिसमें सभी थे, तो वो बता रहे थे जी, वो कह रहा है मेरे इतने लाख डूब नहीं दिए, वो कहता है मेरे इतने लाख नहीं दिए, वो कहता है मेरे इतने नहीं दिए, मैं इतने नहीं दिए। वो सबके देने थे उन्होंने जो नहीं मिलते थे, लेकिन चूंकि एक रूटीन चल रही थी, रिस्क आ रहा था, तो आदमी कहता है यार काम करना है तो ठीक है करते चले जाओ। मगर आपको कोई मैनेजर, खैर उस टाइम पे मैनेजर से मेरे ख्याल है एक्टर्स जो आपका मेन होते थे उनके, मैं सुने अभी एक बात बताता हूँ, मैनेजर पे भी अच्छी बात है। आप मैनेजर रखते हैं, वो अपने 100 रुपए के लिए आपका लाख रुपया बर्बाद कर देगा। फिर वो जो रिस्पेक्ट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलती, वो जालिम पता नहीं क्या डील कर कुरा के आपको बेच के आ जाता है। मेरा ये है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, डायरेक्ट पैसे लेता हूँ, डायरेक्ट काम करता हूँ, मिडलमैन नहीं बीच में होना चाहिए। ना मिडलमैन की कोई जरूरत ही नहीं है। दुनिया का हर बड़ा एक्टर जो है, मगर नहीं भाई, अब जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, मैनेजर का बड़ा एक रोल होता है कि वो पढ़ा लिखा होता है, वो आपकी लीगल डील्स भी करता है, बिल्कुल करता है। उसका काम है कि भाईजान पैसे लेके आने हैं, और पैसे अगर नहीं आए तो फिर तेरी मतलब गर्दन है। अब सोने मसला क्या है, हमारी इंडस्ट्री कहाँ है? नहीं अब तो है, अब तो देखें कराची कितनी फिल्में बन रही है, फिल्में, हाँ फिल्में, मैं फिल्म की बात करूं, कितनी बन रही है? कोई नहीं। हाँ। अब
ये तो ठीक है, मैनेजर रख लिया, मैनेजर बात कर रहा है, लेकिन जो गालियां, ये आपको भी पता है, ये मुझे पता है, जो पीठ पीछे उनको गालियां पड़ रही होती हैं उस स्टार को और उस मैनेजर को, वो भी तो हमें ज़हन में रखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि आप मैनेजर रखते ही इसलिए हैं कि भाई जेडी गाला मैं कटनी है ना वो तेरे मुंह तो आनी है, तो जेडी गाला मैनू पैनी है ना वो तेरी कंठ ते पैनी है। अगर डायरेक्ट डील हो, नीट एंड क्लीन डील हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तो ये समझता हूँ। मैं आपको लगता है एक्टर को जो सैलरी मिलती है, मैं अब स्टार्स की नहीं बात कर रही, ये जो क्योंकि इक्का दुक्का ड्रामा हिट होता है तो जी पता लग गया है वो 15 लाख तो 25 लाख तक पहुंच गया, तो 25 लाख तो 30 लाख तक पहुंच गया, अब तो मैं सुने 40-50 लाख भी आराम से मिल रहा है। मगर आर्टिस्ट जो होता है, जो कैरेक्टर एक्टर है, आप हो गए, इतनी हमारी इंडस्ट्री भरी है जिनका 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, उनको जो पैसे मिलते हैं वो एक तो पर डे के हिसाब से मिलते हैं आप उन लोगों को, मगर आपको लगता है वो जो कंपैरिजन है एक स्टार के अंदर और एक अच्छे सीजन एक्टर के अंदर, वो फेयर है? इसकी एक छोटी सी बात है, वो ये कि ये जो बच्चे जो आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, वो 40 लाख ले रहे हैं, 50 लाख ले रहे हैं, कितने दिन का ले रहे हैं? 60 दिन या 90 दिन का? हाँ, नॉर्मली इतना ही। आप कहते 60 डेज का आता है ना, 60 डेज का अगर आता है तो उसमें आप क्या ले रहे हो? 30 लाख 35 लाख? नहीं अब हाँ मैंने मतलब जो लास्ट सुना है कि जी 50 लाख भी चलेंगे, ठीक है, तो क्या डे बन गया आपका? बन गया ऑलमोस्ट ये 80-90 दिन। तो अगर एक एक्टर लाख रुपए पर डे चार्ज कर रहा है और उसने 20 दिन में काम ये खत्म कर दिया, उसने 4 ड्रामे कर लिए, तो आपसे डबल ले गया पैसे, वो आपसे ज्यादा महंगा हो गया। तो ऐसा भी वो कोई मसला नहीं है। हाँ, मसला क्या आ रहा है, जिस चीज़ पे मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये है कि जी हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा अलमिया वो ये है कि वो कैटेगराइज नहीं किया गया आर्टिस्ट को। एक रोल है जो अहमद अली भट्ट पे सूट कर रहा है, ठीक है, अहमद अली भट्ट ने कहा नहीं जी मैं ये लूंगा, उन्होंने कहा ना फारक करो, उन्होंने ले लो। हाँ, एकदम आपने चेंज कर दिया। तो आपने आर्ट का गला तो खुद दबा दिया। जो आदमी काम करने वाला है, जो आपसे पैसे मांग रहा है, ओ भाई उसके काम का मजा तो लो, उसको पैसे दो, वो आएगा आपको फिर चीज भी देगा। अब देखिए, आपने भी बाहर काम किया हुआ है, एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है जिसका काम है कि यार कैरेक्टर के हिसाब से कौन बंदा फिट हो रहा है, पैसे के हिसाब से नहीं, कैरेक्टर के हिसाब से। तो फिर वो पैसे भी मांगेगा। अब देखो होता क्या, ये आपको भी पता है, वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे थे एक्टिंग के और बुरे नहीं बन सके एक्टर, वो आज वो हेड कास्टिंग हेड बन के बैठ गए। तो वो फिर क्या कास्ट करेंगे? ये जो आपको नजर आ रहा है फिर वो ऐसी कास्ट करेंगे। लाहौर में अपना बड़ा टाइम गुजारा है, मगर अब आप कराची भी जा रहे हैं। कराची तो रहता मैं लाहौर में ही हूँ। हाँ, मगर काम तो सारा कराची। कराची, इस्लामाबाद, अब तो इस्लामाबाद में ज़्यादा चक्कर लग रहा है कराची के। लाहौर और कराची की हमेशा से वो जंग भी रही है, ठीक है ना, और अब से नहीं, लॉलीवुड के टाइम से। लेकिन कराची बहुत प्रोफेशनल है काम के मामले में। हाँ, प्रोफेशनल भी है, पेमेंट के मामले में भी अच्छा है। मैं भी ज्यादातर काम कराची से। हाँ, 100%। लाहौर क्या लगता है डाउनफॉल यहाँ क्यों हुई? सर हुआ ये है कि जब प्रोड्यूसर ने फनकारों के पैसे खाना शुरू कर दिए और कि भाई एक्टर ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, और सुबह ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ सारे पैसे ला जाइए। जब ये भूख नंग शुरू हुई, उसमें हमारे कुछ फिल्मों के डायरेक्टर्स का भी हाथ था, जो खामखा घुस के पेमेंटों में घुस गए, वो पैसे मरवा रहे हैं, पता नहीं क्या हो। बस ऊट पटांग जब अल्लाह ने रिस्क छीनना होता है ना, जिस जगह से रिस्क हटाना होता है, वहाँ इंसानों में लालच और खुदगर्जी बहुत ज़्यादा भर देता है। हर आदमी अपने पेट के लिए भागता है, दूसरे के पेट के लिए नहीं भाग रहा होता। तो जब आपने अपना पेट भरना है तो फिर अल्लाह ताला फिर वहाँ से रिस्क बर्बाद कर देता है, जो लाहौर के साथ हुआ है। बेईमानी, लालच ने इसको बेड़ा गर्क करके रख दिया। हाँ, आप देखिए कोई ड्रामा नहीं बनता। नहीं, कोई कुछ भी नहीं होता सर। लेकिन सर मैं उस परवरदिगार का हमेशा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे लाहौर में भी अल्लाह पेट भर के रोटी दे देता। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी नीयत और मेरे उसके वजह से सब। जहाँ नीयत की बात कर रहे हैं, आपकी नीयत तो विलन के तौर पे हमें पता है, लेकिन शादी बड़ी लेट की आपने। सर
जब सर पे पंड पड़ जाती है ना रिश्तों की, और फिर उन रिश्तों को पालना पड़ जाए, निभाना पड़ जाए, तो फिर अपनी जात निगेट हो जाती है। जब अपनी जात निगेट होती है तो सारे फैसले फिर लेट होना शुरू हो जाते हैं। और मैं शुरू में ये था कि यार हम लोग एक आज़ाद मंच लोग हैं, कैरेक्टर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। अब साथ एक आएगी, वो पता नहीं एडजस्ट करेगी नहीं करेगी। फिर कि यार अब जो शादी करनी है तो क्या ये सोचती कि यार क्या शोबिस की औरत से शादी की जाए। फिर पता चला यार कि शोबिस की बीवी भी होगी कि आप भी काम पे है, आप घर आए हैं तो वो काम पे है, वो आई है तो आप काम पे हैं, तो ये सिस्टम किस तरह चलेगा। फिर मेरी अम्मी थे तो अनपढ़, लेकिन यार बात वो बड़ी कमाल की करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र बीवी हो जिन्नू तेरी पै जाए। क्या बात, बीवी हो नहीं जिद्दी तेनू पै जाए। हाँ, वो भी ज़हन में एक बड़ा ज़बरदस्त आ गया। फिर अम्मा जी ने एक चीज़, माँ ने मुझे समझा दी कि पुत्र तू एक्टर है, दरवाजे तो बाहर, दरवाजे तो अंदर। तू एक पुत्र है, एक भरा है, एक जेठ है, एक देवर है, जो भी है। तो ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਣਾ। वो बात पक्की आज तक कि ना मैं किसी के घर जाता हूँ, ना मैं किसी को घर लेकर आता। हाँ, इसलिए आज तक मैं आपके घर नहीं आया। हाँ, और ना मैं किसी को, ना ही किसी से बहुत ज़्यादा मिलता हूँ, मिलता भी नहीं हूँ मैं, अपनी हद तक काम किया। वाह वाह वाह, नहीं, खैर से अब आपकी शादी हो गई है। खैर से अब शादी, जहाँ आपने बड़ी सी बात की रिश्तों की, बड़े लोगों की मदद आपने की, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत थी बड़े लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट भी दी आपको। नहीं, वो इस तरह से था कि जिस प्रोड्यूसर ने मुझे कोयटा में काम दिया था, वो लाइन बड़ी अच्छी डिलीवर करते थे, बोलते थे ना, किसी को सिखाते थे। तो उनसे वो पिक किया कि अच्छा यार ये मज़ा कैसे लेना था लाइन का, और ऐसे स्क्रिप्ट है, इसमें कौन सी लाइन राइटर की है जिसको राइटर की तरह डिलीवर करनी है, कौन सी लाइन डायरेक्टर की है उसको डायरेक्टर की तरह करनी है, और कौन सी लाइन एक्टर की है जो उसने पब्लिक को ग्रिप करना है अपनी परफॉर्मेंस। तो वो जब बताते थे तो मज़ा आता था। तो वो फिर मैं उस पर काफ़ी वर्कआउट करता था कि अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इन चीज़ों को ऐसे या ऐसे करना है, इस तरह करना है। जैसे मैंने भंवर में मैं एसएसपी जलाल बना था, जो लंदन से सीएसएस करके आया था। तो लायना रिची का एक गाना था, से यू से मी से टुगेदर दैट्स द वे इट शुड बी। क्या बात, मैंने तो एकदम लगे मेरे अगे लाइनों बब्बर रिची बैठ रहा है यार। लाइनों बब्बर रिची। अब इसको देखो, मैं कई बार यूसुफ से मिल चुका हूँ, वो मुझे कभी भी आदि मुझे नहीं मिला। हूँ मैं ਟੈਂਪੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ पूरी सीरियल में उस तरह ही करके बोलिया से। हाँ, मगर मेरा सवाल है कैसी कि वाकई आपको धोखा कितनों ने दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि उनका मेरे भाई जो रियाज, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल नसीब फिरदौस में जगह था, बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती, मेरे साथ भी प्यार, सारा कुछ सब कुछ। मेरे भाई फौत हो गए और उसके बाद सारी बात है, आपका एक सहारा, एक हाथ जब आप निकल जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उन साहब ने उसके बाद मुझे ड्रामों में लेना ही छोड़ दिया। उस वक्त मैं सोचता था कि यार इस वक्त मुझे ज़रूरत है और ये आदमी मुझे रोल नहीं दे रहा, मुझे कास्ट नहीं कर रहा, और उसके बनस्बत से जहाद अहमद मुझे कास्ट कर रहा है, मुझे काम दे रहा है। तो उस वक्त मेरे अंदर गुस्सा था कि यार ये आदमी क्या आदमी है यार, मुझे ज़रूरत है और मुझे कास्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब वही बात कि जब आप आगे 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 निकल रहे हैं तो फिर पीछे देखना छोड़ दें यार, फिर आगे ही चलो यार। तो मुझे उसने नहीं किया, उस वक्त गुस्सा था, लेकिन उसके बाद जब मैं बैठ के सोचा तो मैंने कहा यार अगर ये वही बात है कि अगर उसने तुम्हें ले लिया होता तो तुम तो वही खड़े रहते। तो क्या पता वो जर्नी कुछ और होती, वो जर्नी फारग जर्नी होती, कुछ भी ना कर सकते, और वो तुम्हारे अंदर जो आग, जो तुम्हारे अंदर जुस्तजू थी, वो तुम बढ़ाते रहे और आगे चलते रहे। लिहाजा मेरे हिसाब से, या मैं जो सोचता हूँ ये कि यार जो आपके काम आ जाए उसका शुक्रिया अदा करो, जो काम ना आए समझो कि वो तुम्हारे लिए नहीं था, उसकी मदद आपके लिए नहीं थी, तो उस मदद की कोशिश भी मत करो लेने की। क्या बात। लॉलीवुड आपने देखा हुआ है,
वो जलाल में भी देखा हुआ है, वो कलेशन कोफों वाला लॉलीवुड भी देखा, हर लॉलीवुड देखो, हर लॉलीवुड में किया है। अब कॉलीवुड आ गया, हाँ ठीक है ना, काम कराची से भी ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन भी वहीं से आ रही है एंड ऑल दैट। फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको फिल्मों का और सिनेमा का पाकिस्तान के अंदर? सर, अगर हम लोगों ने हमेशा इंडिपेंडेंट आदमी का कोई काम नहीं होता। मिसाल है कि आपके 2.5 दोस्त हैं, वो 2.5 दोस्त समझते हैं कि बस इंडस्ट्री ये 2.5 लोगों की है, हाँ। तो फिर वो 2.5 लोग ही कर रहे होंगे, उससे इंडस्ट्री फले फूलेगी नहीं। जब आप ये सोच के करेंगे कि जी हमने काम करना है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, तो फिर हमने 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10 लोग इकट्ठे करने। तो वो 10 जहन जब मिल जाएंगे तो चीजें बहुत अच्छी बनना शुरू हो जाएंगी। वो हमने रोक दिया। हर आदमी जो है वो अपने आप को सुपर क्लास समझ के बैठ जाता है, वो तरक्की के बारे में नहीं सोच रहा था। इंडस्ट्री के बारे में सोचो भाई। मुझे आज भी राज कपूर साहब की एक बात बड़ी याद आती है। उन्होंने कहा कि जी मैं रशिया में अपनी जो फिल्म की वो जो रीलें हैं वो कंधों पे उठा के गया और मुफ्त चलाई फिल्म, ताकि लोग देखें और हमारे मुल्क की इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन जाए। आज उनका सबसे बड़ा बिजनेस है भाई। आज वो कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए। हम लोग वो नहीं करते। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जी अहमद अली भट्ट सुपरस्टार हो गया, उसके नाम पे फिल्म बिक रही है, वो 4 बजे आ रहा है शूटिंग पे, 6 बजे वो मूछें उतार के जा रहा है, भाड़ में जाए फिल्म चल रही है नहीं चल रही। ओ भाई तुम अपना इंतकाम ले लो, लेकिन तुम इंडस्ट्री तो चला दो। तुम टाइम पे आके अपना काम खत्म कर दो, दूसरों को लाओ, टाइम पे काम करो, फिल्म बने चले। कोई इस तरह सोच ही नहीं रहा। मसला ये है कि जी आपके पास फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर है, आप कह रहे हैं जी मैं तो ताड़े को नचिया भी नहीं जा रहा, नच रहे हो तो लग रहा बुढ़ा आदमी नचन डे। ते ये चीज़ां छड़ दो यार, ज़ाहिर गल इंडस्ट्री वाल आओ कि इंडस्ट्री ਨੂੰ डेवलप करो। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ बेहतरीन रोजगार बन जाए, वो नहीं बन रहे। लेकिन भाई आपको लगा कि आपने मतलब सच्ची दोस्ती बनाई इंडस्ट्री में, या सिर्फ काम के वक्त होता था कि भाई आज काम है तो दोस्त हैं? नहीं, सच्ची दोस्ती मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नबील के साथ। अच्छा, उसके साथ मैंने कभी उसको दोस्त नहीं, अपना भाई समझा। और कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, मैं अपने बहन भाइयों से वो दुख नहीं कर सकता। मैं नबील के साथ ब्लंटली करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वो मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ वो गाइड करेगा। वही मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके अलावा मेरा ये होता है कि जी मैं काम करने आया हूँ तो मैं जाके वहाँ फर्स्ट क्रिएट करने की कभी कोशिश नहीं करता। माहौल अच्छा बना के काम करता हूँ और अल्लाह हाफिज, काम ख़त्म, दुड़की। वो चूँकि खुद गर्ज या लालच से भरपूर लोगों के साथ मैं ना बैठ सकता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है बैठने। काम तक का मैं महदूद आदमी हूँ, लेकिन काम के दौरान मेरा एटीट्यूड, रवैया प्रोफेशनल है। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करता, किसी के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करता, अपने काम से काम, अपने काम पे तवज्जो। देखिए बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं, और ज़्यादातर हमारे कह लें कि ए लिस्टर्स नहीं, हमारे बी लिस्टर्स जो थे वो अब ऐसे आर्टिस्ट्स हैं कि जिन्होंने ट्रांजिशन किया है नई जनरेशन में, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। आप माशाल्लाह अब एक ए लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं कि जी बी से आपने स्टार्ट किया, अब माशाल्लाह आप ए की कैटेगरी में आ गए और आप नई जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा कोई भी पिछला ए लिस्टर आज की ए लिस्ट के साथ क्यों नहीं काम कर पा रहा? वही बात है ना कि आपने अपनी प्लेस ऐसी जगह पे रख ली है जहां आप नीचे भी नहीं आना चाह रहे, और आप अपने आप को खुद डिस्टर्ब कर रहे। मसला ये है कि जिस दौर में जब हम लोग आए थे, उस दौर में हम लोगों पे सीनियर की रिस्पेक्ट ज़रूरी थी। हाँ जी, सीनियर की मर्जी, वो आपके सलाम का जवाब दे ना दे। सीनियर जो है वो आपको अपने साथ वाली सीट से उठा दे कि बेटा वहाँ जाके बैठो या ना बैठो। आज का जो सीनियर है, मतलब मिसाल है मैं हूँ जी, मैंने हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट की, बिल्कुल जगह दी, उनके सामने कभी नहीं बैठा। मुझे तो यार आज की जो बच्चे काम कर रहे हैं लड़के, वो तो मुझे बहुत इज्जत देते, मेरे किए हुए किरदारों पे बात करते। मैं तो हैरान रह जाता हूँ जब वो बैठ करते, सर आपने वो जो एक किया था वो क्या था,
वो जो किया था वो क्या किया था, ये कैसे कैरेक्टर। दे आर मोर इन्फॉर्म्ड। और मैं उनके साथ सुन रहा हूँ तो अच्छा आपने ये भी देखा, हाँ मैंने कहा, सर ये आपने ये वो किया था, ये वो किया था। मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने अंदर सीनियर लेके ना बैठे रहें। दैट्स आपको लगता है, हाँ मतलब देखिए वही बात होती है कि जब आप अगली जनरेशन में एडेप्टेशन करनी होती है, को क्या आपको शिफ्ट करना है अगली जनरेशन को, सब कुछ। देखिए बच्चन साहब भी एक टाइम पे हीरो आ रहे थे, फिर अगले ने भी कहा पाजी उनने ही हाँ उन्होंने अडेप्ट किया अपने आप को। ऐसे कि आज भी काल की उनकी जो फिल्म है वो 1200-1300 करोड़ कर गई और वो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट ही वो हो रहे हैं। मैं अभी रेशम से भी ये बात की थी, मैंने कहा था कि क्यों नहीं आप लोग काम करते नई जनरेशन के साथ, तो वो ये कहती है देखिए एक तो वही है कि काम उस लेवल का नहीं है। मैंने कहा जी काम तो आप अच्छा है, ठीक है, वरना रीमा भी नहीं काम करी, मीरा भी नहीं काम करी, कोई भी हमारी जो मेन आर्टिस्ट थी वो नहीं अब काम कर रही। शान ने आज तक नहीं कभी किया सिवाय फिल्मों के, मतलब हालांकि मेरा ख्याल है इतना कुछ है उनके पास, मगर वो नहीं कर पा रहे। मोहम्मद राना नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो उनके अपने मसले हैं। उनको बात सिर्फ इतनी है, मैं अपने बारे में बात करूंगा, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। अहमद साहब, मैं अपने आप को हमेशा इस चीज़ में डालता हूँ कि मेरे को कोई साल नहीं होगा कि मैं कोई सीनियर हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये सीनियर वाला बोझ निकाल दिया। मैं आज का टीनेजर हूँ, मैं टीनेजर्स के साथ भी कंफर्ट करके काम करूँगा। मैं जो सीनियर हो चुके हैं उनके साथ भी कंफर्ट रख के काम करूँगा। तो मुझे पढ़ना है, मैं आज भी नई नई चीज़ें तलाश कर रहा हूँ, मैं नई नई चीज़ें कर रहा हूँ। तो आज की जनरेशन का बच्चा मुझे खुद रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं जाके उनके सरों पे चढ़ जाऊँगा, उनको बुरा भला करूँगा, तो वो फिर मुझे गालियाँ देंगे ही देंगे। और जब मैं अपने काम से काम रखूँगा और अपने एटीट्यूड और अपने काम से दूसरों को इंस्पायर करूँगा, तो वो मुझसे सीखेंगे, वो मुझसे अच्छी चीज़ ले लेंगे, मेरी बुरी चीज़ को छोड़ देंगे। दैट्स ऑल। फिर आपकी जिंदगी में आई मौला जट। सब मर गए, आप नहीं मरे। मैं सारे मारण आया था। ओ बिलाल अशारी बनाते बनाते मर गए, एक बंदा नहीं मरिया। अच्छा कैसा था मौला जट, क्या मतलब, एक तो फिल्म तो आप बहुत अच्छी। देखिए बात वही है ना कि वो जो पेशेंस एक डायरेक्टर में चाहिए वो उसके अंदर है बिलाल। और हर एक्टर को, हर कैरेक्टर को उसके हिसाब से उसने वक्त दिया और उसके हिसाब से उसने उसको शूट किया और उसका रिजल्ट सबके सामने आ गया। हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम है अहमद, वो ये होता है कि अहमद सुपरस्टार है फर्ज करो अपनी तरफ से, तो वो जब फिल्म में काम कर रहा है और उसके सामने नई रिजाज आ गया, फर्ज करो मैं वैसे कह रहा, तो उसने डायरेक्टर को कहना है यार इसको तो परे करो। ये लिटरली होता है। मुझे एक प्रोड्यूसर ने, मेरा दोस्त है, उसने मुझे कहा कि यार मैं एक एक्टर को रोल सुना रहा था, तो वो बार बार उस रोल का पूछ रहे थे कि ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है। बोला मैं यार तुम अपने रोल को सुनो, इसको बाद में बता देंगे। बोले जब बाद में बताया नहीं रियाज कर रहे तो उसने कहा हटाओ यार वो खा जाता है। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार भाई मैं क्या शेर हूं जो सेट पे आके खाना शुरू कर देता हूँ। वही बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मेरी ऑब्जर्वेशन लेवल इतना स्ट्रांग है, मैं चीज़ों को इस तरह से क्रिएट करता हूँ कि वो आम चीज़ भी लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन हो जाती है। और आप उस लेवल पे जाके सोचते ही नहीं है, तो फिर आपको मैं शेर लगता हूँ कि ये खा जाएगा। ये नहीं होता, मिलकर करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ये वही एक बात। हाँ हालांकि माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, हालांकि बड़ा अच्छा होता है कि अगर आप कोई बड़ा एक्टर हो ना, मैं तो बड़े और खुश होता हूँ। मैं कह रहा इसकी परफॉर्मेंस के अंदर शायद मेरी नोटिस हो जाए। अच्छा मैं जो सबसे बेहतरीन पता है, मैं अपने अंदर जो मैंने चीज़ क्रिएट की हुई है, मैं जब अहमद भट्ट के साथ काम करूंगा तो मैं अहमद भट्ट की एनर्जी के साथ खेलूंगा। मैं उसकी एनर्जी को पकड़ लूंगा और पकड़ के फिर मैं उसके साथ उस तरह से चलूंगा, तो मैं नया हो जाऊंगा, मैं तो नया हो जाऊंगा। तो जैसे अमिताभ बच्चन साहब थे ना कि वो बुढ़ापे च भी आके विगल आके भी तो नचन डे ने, लेकिन उन्होंने समझ आ गया कि नहीं चल रहे, तो फिर वो एक फिल्म से फिर शाहरुख दे गए हाथ भी जोड़न देने। ठीक है ना सर, पता चल गया कि बुजुर्ग आदमी है, बुढ़ा आदमी है, तो मैं तो ओल्ड कैरेक्टर करांगा, लिहाजा वो ओल्ड भी उन्होंने अपने आप को मनवा लिया। एक आर्टिस्ट की मौत है जब वो इरेलेवेंट हो जाता है। रेलेवेंट होना बड़ा रेलेवेंट हो, आप अपने आप को चेंज करते रहे। हाँ
अब आप देखो ना, ये बात नहीं है, अगर मेरे बारे में लिखा जाता है द मैन विद 1000 फेसेस, तो आप देख लो कि मैं आपको साल में 2 से 3 चीजें नई देता हूँ, हर चीज नहीं करता हूँ। तो इसलिए मेरी लाइकिंग का, या आप जैसे आर्टिस्ट जो ज़हीन लोग हैं वो मेरे काम को इसलिए सराहना करते हैं कि यार ये तो हर वक्त कोई ना कोई नई चीज से पेश कर रहे हैं। तो मैं स्टेल नहीं हुआ कि यार मैं बैठ के कोसने दे रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कोसने देने की, अपने काम से आप बेहतरीन कर। नहीं भाई, एक हमारा नन्ना मुन्ना सा होता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्यूज मी सवाल, वो अगर आप जवाब देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें आप कहते हैं एक्सक्यूज मी। ठीक है जी। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, लोगों की बुराई। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं, हॉलीवुड जाना। क्या बात है। अगर उस तरह देखा जाए तो मौला जट तो लग गई हुई हॉलीवुड में, तो एक तरह तो पहुंच गए आ जाएगा कुछ। अच्छा जी, एक अपना कैरेक्टर जो बड़ा ही मैंने पैड़ा किया था और मुझे था कि मैं क्यों किया, वैसे मैंने याद नहीं है कि मैं कोई चीज ऐसी मगर कोई ऐसा तो होगा कि अच्छा यार चलो दिहाड़ी ला रहे हैं। जी पुरानी पहला जी बदमाशा वाली पंजाबी फिल्में सन, समझ लो मैं समझना कि मैं रोटी ली करता था खाम वास्ते। एक ऐसा कैरेक्टर जो काश मैंने किया होता कि यार यार द गॉडफादर। ओहो केड़ा वाला माफिया सो। ओए होए 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 होए, क्या बात है सर। मार्लन ब्रांडो वाला। आहा, ऐसे तायर सरवर मीर ने कहना से तो ठीक कहते ये। अच्छा जी, आजकल मेरी सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी क्या है? इनसिक्योरिटी ये है कि यार हमारे मुल्क की जो फिल्म इंडस्ट्री वो क्यों फल फूल नहीं रही, ये इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है कि यार जो कुछ करना। अब आके डायरेक्टर मेरी बात सुनने लग पड़ा था, मेरी बात मानने लग पड़ा था, और जिस तरह पब्लिक में और आम लोगों में मेरा कैरेक्टर जा रहा था, मेरे कैरेक्टर्स लोगों में हिट हो रहे थे, तो अब वो मौका बन रहा था कि मैं कुछ नए कुछ और अलग से काम कर करके लोगों को और भी मुतासिर करता। ये इनसिक्योरिटी है कि काश फिल्म इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। एक अपनी आदत जो मुझे बहुत पैड़ी लगती है यार, मैं खुद भी एक सफ़ेद पोश सा आदमी हूँ और मैं जल्दी किसी की मदद करने को तैयार हो जाता हूँ, और अक्सर लगता है कि यार उसने धोखा दे दिया मुझे मदद में, तो फिर वो थोड़ा सी तकलीफ होती है। ठीक है जी। एक चीज़ जो मैंने बिलाल लश्हारी को देख के सीखी कि कितना भी बर्डन हो काम का, आप रिलैक्स रहे, काम हो जाएगा। हाँ, चिल लगे। एक ऐसी चीज जो मैंने नबील से सीखी, वेट और दोस्तियां बनाना उस पर ख़त्म है। वो लोगों को के साथ बहुत अच्छी दोस्ती एकदम बना लेता है, जो मेरे में वो क्वालिटी नहीं है। कोशिश करता हूँ कि उस नबील को उससे पकड़ूंगे, यार हाँ मैं भी किसी को बना दूं। एक नसीहत जो नसीम विकी को देना चाहूँगा। नहीं, नसीहत तो नहीं, माशाल्लाह उसने बड़ी यार तरक्की की है और वो बहुत अच्छा जा रहा है हर जगह। उसको अल्लाह ने अता भी बड़ा अच्छा किया हुआ है, वो जुमलेबाजी बहुत अच्छी करता है। तो नसीहत कुछ नहीं, बट ठीक है, वो ज़बरदस्त है। उसने अपनी फैमिली भी मतलब अभी थोड़ा वजन घटा लें आजकल बै के ना भाई मोटा हो गया, लेकिन खुशी की गल है कि ਉਹਦੇ बच्चे बाहर पढ़ रहे ने यार, क्या बात है। और माशाल्लाह बड़े लायक बच्चे ने, और ये देखो ਉਹਦਾ क्रेडिट है, उन्होंने देना चाहिए। नहीं, बेशक। अच्छा जी, एक ऐसे सियासतदान का कैरेक्टर जो कभी मौका मिले तो जरूर प्ले करूंगा। इन लेट्स सपोज किसी सियासतदान की बायोपिक बन रही है तो कहा यार आसिफ जरदारी का, अलग उसकी छोटी सी मैंने कायदे आज़म जिंदाबाद में उसको हल्का सा मैंने, हाँ वो थी एडेप्ट किया था, लेकिन मैंने टोटल नहीं किया था उसको, हल्का सा पकड़ा था, तो उसको करना चाहूँगा मैं। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, एक मास्टर क्लास आपको देने लगे हम। नगीर भाई बताएंगे कि किस तरह एक्सप्रेशन बनता है, बिकॉज इनको मैन विद 1000 फेसेस कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें जो विलन को कही जाती हैं, ये वही फेशियल एक्सप्रेशंस पोर्ट्रे करेंगे। सर कैमरा ठीक, रेडी सर? कमीने, एहसान फरामोश, जलील, हरामजादे, अच्छा जी, कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अच्छा जी। अच्छा सर, ये विलन के हिसाब से आपने लाइनें बोलनी है। कुछ हीरोइंस हैं
विलन उठाने आया, लेकिन उठाने से पहले एक लाइन उसने बोलनी है। मैं हीरोइंस आपकी चेंज करता रहूंगा, आपने उस हीरोइन को देख के लाइन बोलनी है। सबसे पहले रीवा। आज तो तेने चुप के लाई। वाह वाह वाह। अच्छा, मीरा। आराम ना चलनी है, तुम लेके जाओ। सज्जल। आराम से चलती है, तुम्हें लेके चलो। कुब्रा। क्या हंसी का स्माइल। माया अली। अरे सोने सीधे थे बच्चे। यमुना जैदी। अगर तुम मेरे साथ ना चली तो फिर मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। अरे वाह वाह वाह, ओके। रिमशा खान। अगर मेरे साथ ना चली तो तुम्हें मैं उठा के ले जाऊंगा। हुमायूं सईद। बस कर आराम ना, चुप के ला जाऊंगा तेनू। हमजा अली अब्बासी। जे तू इंज ना बनिया तो मैं तेनू उंज बनवा लांगा। और फवाद खान। अगर तू वैसे ना माने तो मैं तुम्हें वैसे बनवा लूंगा। और सर लास्ट में certainly not the least, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी लेगेसी क्या हो, मुझे लोग किस तरह याद करें। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे किए गए मुख्तलिफ किरदारों की वजह से याद रखें, और साथ साथ ये भी याद रखें कि मैं एक बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, जो लोगों को तंग करना या लोगों के बारे में उल्टी सीधी राय रखना मेरे बस का रोग नहीं है। तो लोग जब भी मुझे याद करें मेरे काम और मेरे अच्छे इंसान होने की वजह से। क्या बात है, मगर आप अच्छे इंसानों वाले रोल नहीं करते ना, मसला तो यही तो कंट्रास्ट है ना कि मेरे रोल और मेरे फैंस मिलते हैं तो क्या कहते हैं सर जरा प्लीज। नहीं सर, मैं अभी इस्लामाबाद में था और मैं एक जगह खाना खाने गया, जिस तरह फीमेल्स आके जब मेरे काम को एडमायर करती हैं, क्या बात, या मेल या बच्चे जिस तरह मेरे काम को एडमायर करते हैं, वो मेरे लिए एक बड़ी आसूदगी मेरे अंदर आती है कि यार मैं जो करता हूँ वो मेरी मेहनत ये लोग पसंद कर रहे हैं। काश फिल्में बने और फिल्म मेकर जो है मेरे पे जितना एतमाद करते हैं उससे ज़्यादा कर लें, जो मैं कहूँ उस तरह के गेटअप्स चीज़ें मुझे करने दें तो बड़ा मज़ा आएगा। क्या बात है। कहते हैं हर इंसान में विलन होता है, तो कौन सा आपका ऐसा कैरेक्टर था जो आपके अपने बहुत करीब था कि यार ये अपने बहुत करीब था कि यार इस विलन का बहुत मज़ा आया? मेरा ख्याल है धुआं। नसीब नसीब। क्या बात है मेरे भाई, यूर मास्टर क्लास, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मैं आपका काम बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और बड़ा मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। थैंक यू। और मैं चाहूँगा इंशाल्लाह हॉलीवुड क्या बॉलीवुड लॉलीवुड दूजीवुड ना करो, बट बाकी सारा कुछ ही करो इंशाल्लाह, और बहुत जल्द आपसे काम भी करेंगे इंशाल्लाह मिलकर। थैंक यू। पहली बात थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है मुझे कहने में बिल्कुल आर नहीं होनी चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैंने अब तक जितने इंटरव्यू दिए हैं, ये नहीं कि अहमद साहब मेरे मुंह पे बैठे हुए, मुझे मज़ा आया। उसकी वजह ये कि ये प्योर फनकारों का बच्चा है, और जो फनकार के बच्चे होते हैं, जो फनकार होते हैं, वो इतने मज़ेदार होते हैं। इनके अब्बू के साथ मेरी बड़ी अच्छी लैक्स थी, और वो घंटों आप पारा मेडिकल स्टोर पे मुलाकात होती थी, और वो मेरे साथ बड़ी अच्छी बातें करते थे, तो बहुत मज़ा आया। जाते जाते एक छोटी सी बात, दुनिया विछड़े सानू मार सटिया, वेरिया ने दिल दा करार लुटिया, अज साडे प्यार वाला मान टुटिया, वेरिया ने दिल दा करार लुटिया, सजना आए ओ सजना, प्यार वाली पाए असा पे गल लाई, अगो मैनू शेर नहीं आंदे मैं की करा जानी, अज साडे मान वाला प्यार टुटिया,
बेरिया ने दिल दा करार लुटिया सजना है ओ सजना। थैंक यू। क्या ख़वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस, लाइकिंग अस, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस शो। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स कि नगीर भाई कैसा कैसा लगा। इंशाल्लाह सर 2-2.5 साल में फिर से बैठ के इंशाल्लाह अगली बातें करेंगे। ख्याल रखें अपना।